नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये आजकल हम सभी को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है, साइबर धोखाधड़ी। और इसमें भी हम आज खास तौर पर फिशिंग अटैक्स पर, मतलब फिशिंग हमलों पर ध्यान देंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे ये हमले अक्सर हमारे समाज के बुजुर्ग सदस्यों को अपना निशाना बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो एक हिंदी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है। नाम है चौराहे का साइबर फ्रॉड। ये कहानी है तो काल्पनिक, पर ये जिन घटनाओं से प्रेरित है वो बिल्कुल असली हैं और कहना पड़ेगा कि काफ़ी आम भी हैं आजकल। तो हमारा मकसद क्या है इस चर्चा से? हम समझना चाहते हैं कि ये घोटाले असल में काम कैसे करते हैं, इनका शिकार हुए लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और सबसे ज़रूरी, हम खुद को और अपने जानने वालों को, खासकर घर के बड़ों को, इन डिजिटल खतरों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट को हम एक केस स्टडी की तरह लेंगे आज। कहानी की शुरुआत होती है रेखा जी के साथ। एक सुबह उन्हें अपने फोन पर एक मैसेज आता है। पहली नजर में लगता है बिल्कुल बैंक से आया कोई अलर्ट है। बस एक क्लिक और अगले 48 घंटों में उनका पेंशन खाता लगभग खाली। चलिए इस पूरे मामले को जरा और करीब से देखते हैं। हाँ, ये कहानी असल में दिखाती है कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है धोखाधड़ी के लिए। एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला मैसेज भी कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब वो किसी जानी मानी संस्था जैसे बैंक का नाम इस्तेमाल कर रहा हो। फिशिंग का यही तो मूल सिद्धांत है, विश्वास का एक मुखौटा पहनकर आपकी जरूरी जानकारी चुराना। और ये सिर्फ एसएमएस से नहीं होता, ईमेल से, सोशल मीडिया मैसेजेस से, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल से भी होता है। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि खतरा कई शक्लों में आ सकता है। तो ये कहानी हमें ले जाती है जयपुर के पास। रेखा जी और उनके पति रामलाल जी दोनों रिटायर्ड हैं और अपनी पेंशन पर ही उनका गुजारा है। एक दिन सुबह सुबह रेखा जी के फ़ोन पर एक एसएमएस आता है। लिखा होता है, प्रिय ग्राहक, आपके खाते में कुछ असामान्य गतिविधि देखी गई है। सुरक्षा कारणों से नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके तुरंत वेरीफाई करें। रामलाल जी भी देखते हैं, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सोचते हैं, अच्छा, बैंक से ऐसे मैसेज तो आते ही रहते हैं। लेकिन रेखा जी थोड़ी फिक्रमंद हो जाती हैं। मैसेज में उनके बैंक का नाम भी लिखा है, भाषा भी काफ़ी ऑफिशियल सी लगती है। उन्हें लगता है, अरे शायद सच में कोई गड़बड़ है, और वो उस लिंक पर क्लिक कर देती हैं, शायद यही सोचकर कि वो अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए ये कर रही हैं। और यहीं पर वो धोखेबाज का पहला जाल काम कर गया। वो लिंक रेखा जी को एक वेबसाइट पर ले जाता है जो दिखने में हूबहू उनके असली बैंक की वेबसाइट जैसी है। वही लोगो, वही रंग, डिज़ाइन भी वैसा ही। इसे कहते हैं फिशिंग पेज। इसे इतनी सफाई से बनाया जाता है कि आमतौर पर फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसका मकसद एक ही होता है, बैंक खाते में लॉगिन करने की जानकारी लेना, जैसे कस्टमर आईडी, पासवर्ड और कभी-कभी तो डेबिट कार्ड नंबर या सीवीवी जैसी जानकारी भी मांग लेते हैं। जैसे ही कोई इस नकली पेज पर अपनी डिटेल्स डालता है, वो सीधे धोखेबाज के पास पहुंच जाती हैं। अच्छा, तो मतलब लिंक पर क्लिक करते ही आधा काम तो हो गया धोखेबाज का। ये तो बहुत ही डरावना है। पर कहानियां खत्म नहीं हुई। लिंक पर क्लिक करने के शायद थोड़ी देर बाद ही रेखा जी के पास एक फोन कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति बहुत ही पेशेवर तरीके से शांत आवाज में बात करता है। वो कहता है कि वो बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फ्रॉड प्रिवेंशन टीम से बोल रहा है। वो रेखा जी को बताता है कि उनके खाते से अभी अभी एक सस्पिशियस लॉगिन की कोशिश हुई है, शायद किसी दूसरे शहर से हुई है, और उनके खाते को फौरन सिक्योर करना जरूरी है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि आप घबराइए मत, हम आपकी मदद के लिए ही हैं। फिर वो कहता है कि खाते को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और इसके लिए उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड बताना होगा। रेखा जी तो पहले से ही उस एसएमएस से घबराई हुई थी। ऊपर से ये कॉल आ गया जिसमें इतनी सीरियसली खतरे की बात की जा रही थी, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये बैंक वाला सच में उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने अपने फोन पर आया हुआ 6 अंकों का ओटीपी 47219 कॉल करने वाले को बता दिया। बस ये वो निर्णायक पल था। यहीं पर रेखा जी ने अनजाने में अपने खाते की चाबियां उस धोखेबाज को सौंप दी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि धोखेबाज ने कैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया। पहले एसएमएस से चिंता पैदा की, फिर कॉल करके उस चिंता को और बढ़ाया और खुद को समाधान देने वाले की तरह पेश किया। इसे विशिंग भी कहते हैं, वॉइस फिशिंग।
उन्होंने रेखा जी के डर और उनके भरोसे दोनों का फायदा उठाया। सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात जो हर किसी को याद रखनी चाहिए, कोई भी असली बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था कभी भी किसी भी हालत में फोन करके या एसएमएस भेजकर आपसे आपका ओटीपी नहीं मांगेगी। ना सीवीवी, ना पासवर्ड, कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। फौरन फोन काट देना चाहिए। और अगर शक हो, मतलब लगे कि शायद सच हो, तो क्या करें? उसी नंबर पर कॉल बैक करें, हटिए और खुद बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए। वो नंबर आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपकी पासबुक पर होगा या कार्ड के पीछे लिखा होगा। वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई आपके अकाउंट में कोई इश्यू है या नहीं। सही कहा आपने। खैर, रेखा जी के मामले में तो इसका नतीजा अगली सुबह पता चला। उन्हें और रामलाल जी को एक के बाद एक कई एसएमएस आने लगे कि आपके खाते से 5,000 रुपए निकले, 10,000 रुपए का भुगतान हुआ, इस तरह के। वो दोनों तो सन्न रह गए। उन्होंने तो कोई लेन देन किया ही नहीं था। जब उन्होंने घबराकर अपना बैलेंस चेक किया तो देखा कि उनकी पेंशन का लगभग सारा पैसा गायब। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो फौरन भागे भागे बैंक शाखा पहुंचे। स्क्रिप्ट में इस पर पुलिस का क्या कहना है वो भी बताया गया है, इंस्पेक्टर मोहित के जरिए। वो बताते हैं कि जब उनके पास ऐसी शिकायत आती है तो वो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर जांच शुरू होती है। पीड़ित के फोन की कॉल लॉग्स देखते हैं, एसएमएस हिस्ट्री, बैंक से स्टेटमेंट मंगवाते हैं, पैसा किन खातों में गया ये सब पता लगाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये मामले अक्सर काफी पेचीदा होते हैं और साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद लेनी पड़ती है। इंस्पेक्टर मोहित एक और अहम बात कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसी कॉल्स या मैसेज पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, शायद इसलिए कि वो तकनीक से उतने परिचित नहीं होते या फिर सामने वाले की बातों में आ जाते हैं। वो भी यही चेतावनी देते हैं, ओटीपी बिल्कुल शेयर ना करें। हाँ बिल्कुल। तकनीकी तौर पर देखें तो क्या हुआ, पहले फिशिंग लिंक से धोखेबाज ने रेखा जी के खाते में लॉगिन करने की जरूरी जानकारी जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड ले लिया। हो सकता है कुछ सेशन जानकारी भी चुराई हो। ये एक तरह की टेम्पररी डिजिटल पहचान होती है कि आप लॉगिन हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए एक और लेयर रखते हैं, ओटीपी। ये एक तरह का आखिरी ताला है। जब रेखा जी ने कॉल पर वो ओटीपी बता दिया तो उन्होंने वो आखिरी ताला भी खोल दिया और बस धोखेबाज उनके खाते से पैसे निकालने या कहीं और भेजने में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर की सलाह बिल्कुल सही है और ये समझना भी जरूरी है कि ये फ्रॉड करने वाले बहुत तेजी से काम करते हैं। पैसा एक खाते से दूसरे, फिर तीसरे, कई बार अलग अलग राज्यों या देशों के खातों में मिनटों में ट्रांसफर हो जाता है ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। इस पूरी घटना का असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। रेखा जी और रामलाल जी पर इसका बहुत गहरा, मतलब भावनात्मक असर पड़ा। रामलाल जी की हताशा उनकी बातों में साफ दिखती है। अब क्या करेंगे हम? हमारी तो पूरी जिंदगी की कमाई, हमारा बुढ़ापा सब इसी पेंशन के सहारे था। और रेखा जी, उन्हें बहुत अपराध बोध हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कहती हैं, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तो बैंक जाकर किसी से कुछ पूछते हुए भी शर्म आ रही है। ये शर्म और अपराध बोध की भावना साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ बन गए या उनमें ही कोई कमी थी जो वो पहचान नहीं पाए। और ये भावना बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से लोग अक्सर धोखाधड़ी की रिपोर्ट ही नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, कहीं उनका मजाक ना बने। नतीजा ये होता है कि धोखेबाज पकड़े नहीं जाते और बेखौफ होकर दूसरों को निशाना बनाते रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई इसका शिकार हो तो परिवार और समाज उन्हें दोष न दे बल्कि उनका साथ दें। उन्हें हिम्मत दें कि वो रिपोर्ट करें। ये शर्म की बात नहीं है, ये एक अपराध है जिसके वो शिकार हुए हैं। हाँ, ये समझ में वाकई बहुत ज़रूरी है कि पीड़ित को दोष नहीं देना चाहिए। स्क्रिप्ट में बैंक का नज़रिया भी रखा गया है। बैंक प्रतिनिधि बताते हैं कि जैसे उन्हें ऐसी धोखाधड़ी की खबर मिलती है, वो अपनी इंटरनल जांच शुरू कर देते हैं। वो ट्रांजैक्शंस के रास्ते को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पैसा कहाँ गया है। वो ये भी बताते हैं कि अगर धोखाधड़ी की रिपोर्ट बहुत जल्दी की जाए, मतलब घटना होने के कुछ घंटों के अंदर, तो कभी-कभी वो कुछ लेन देन को रोक पाते हैं या फ्रीज कर पाते हैं। इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं शायद। जितनी जल्दी पता चले, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो रेखा जी के मामले में क्या हुआ? उन्होंने पुलिस और बैंक दोनों को रिपोर्ट तो कर दी थी। जांच के बाद बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस को फ्रीज करने और कुछ पैसा वापस दिलाने में कामयाब रहा।
लेकिन पूरी रकम वापस नहीं आ पाई। उन्हें कुछ राहत तो मिली पर नुकसान काफी हो चुका था और भविष्य की चिंता तो खैर बनी ही हुई है। हाँ, यही असलियत है। रिकवरी की प्रक्रिया अक्सर काफ़ी मुश्किल होती है। जैसा मैंने कहा, पैसा बहुत तेज़ी से कई खातों में बढ़ जाता है, कई बार तो देश के बाहर भी चला जाता है, जिससे उसे वापस लाना और भी मुश्किल हो जाता है। बैंक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उनके पास अपने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स भी होते हैं जो सस्पिशियस लेन-देन पर नज़र रखते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है इन सिस्टम्स में, लेकिन धोखेबाज भी लगातार नए-नए तरीके निकालते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, हम इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को और अपनों को कैसे बचा सकते हैं। स्क्रिप्ट में 5 बहुत ही काम के सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। चलिए एक एक करके उन पे बात करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी नियम, अपना ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, चाहे वो फोन पर मांगे, एसएमएस पर या ईमेल पर। फिर से कहता हूं, आपका बैंक कभी भी आपसे ये जानकारी नहीं मांगेगा। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध दिखने वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें, चाहे वो एसएमएस में आया हो, व्हाट्सएप पर, ईमेल में या किसी वेबसाइट पर विज्ञापन की तरह दिख रहा हो। अगर आपको अपने बैंक खाते में लॉगिन करना है तो हमेशा या तो बैंक की ऑफिशियल मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें या फिर ब्राउजर में खुद बैंक की वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें। गूगल सर्च से मिले लिंक पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। तीसरा, अपने बैंक खातों के लेन देन पर रेगुलरली नजर रखें। आजकल बैंक एसएमएस अलर्ट भेजते हैं, ईमेल स्टेटमेंट भेजते हैं, उन्हें इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जो आपने नहीं किया है तो 1 सेकंड भी देर ना करें, तुरंत अपने बैंक को फोन करें और अपने खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवा दें। चौथा, अगर आपके बैंक में ये सुविधा है तो एसएमएस पर आने वाले ओटीपी के बजाय ऐप आधारित ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल करने के बारे में सोचें, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या बैंक का अपना कोई सिक्योर ऐप। ऐसा क्यों? अब है, इसे सिम स्वैपिंग या एसएमएस फिशिंग कहते हैं, जबकि ऐप आधारित ऑथेंटिकेटर आपके रजिस्टर्ड फोन पर एक कोड जनरेट करते हैं जो हर 30 या 60 सेकंड में बदलता रहता है। इसे हैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। हालांकि ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन ये एसएमएस ओटीपी से यकीनन बेहतर है। और 5वां उपाय, जो शायद सबसे जरूरी है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों को इन ऑनलाइन खतरों के बारे में प्यार से और धैर्य से समझाएं। उन्हें बताएं कि हर अनजान कॉल या मैसेज पर यकीन नहीं करना है। उन्हें ये हिम्मत दें कि अगर उन्हें जरा भी शक हो तो वो कोई भी जानकारी देने या लिंक पर क्लिक करने से पहले आपसे या परिवार के किसी और भरोसेमंद सदस्य से पूछ लें। एक छोटी सी बातचीत उन्हें बड़े नुकसान से बचा सकती है। ये 5 उपाय बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम है। खासकर वो 5वां पॉइंट, परिवार में खुली बातचीत। कई बार बुजुर्ग डर या झिझक के मारे पूछते ही नहीं है। उन्हें ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि सवाल पूछना या मदद मांगना बिल्कुल ठीक है। वैसे ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, आजकल तो युवा भी अलग अलग तरह के ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। जॉब फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट स्कैम है। सतर्कता तो हम सभी के लिए जरूरी है। और कुछ और छोटी चीज़ें भी हैं जिन पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे मैसेज या ईमेल में स्पेलिंग की गलतियाँ, ग्रामर की गलतियाँ या बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेने का प्रेशर बनाना। ये सब खतरे के निशान हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो रेखा जी की कहानी है तो दुखद, पर हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जुड़ गया है, वहां जागरूकता और सतर्कता यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। एक छोटी सी चूक, भरोसे का एक गलत पल हमारी सालों की मेहनत की कमाई और मानसिक शांति पर बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि धोखेबाज कितने शातिर हैं, कैसे वो तकनीक का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं और लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम एक समाज के तौर पर क्या कर सकते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत सावधानी शायद काफी न हो। कैसे हम अपने उन नागरिकों को जो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं है या जो ज्यादा आसानी से भरोसे में आ जाते हैं, उन्हें इन डिजिटल खतरों से बचाने के लिए बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। क्या इसमें स्कूलों में बेहतर डिजिटल लिटरेसी शामिल होनी चाहिए, बैंकों द्वारा और ज्यादा सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल, या सरकार द्वारा सख्त कानून और तेज कार्रवाई? ये सब सोचने वाली बातें हैं। ये वाकई एक विचार करने वाला प्रश्न है। ये सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक चुनौती है जिसका सामना हमें मिलकर करना होगा। बिल्कुल।
तकनीक ने जहां हमें जोड़ा है, सुविधाएं दी हैं, वहीं इसने नए तरह के जोखिम भी पैदा किए हैं। हमें लगातार सीखते रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकें। भविष्य में शायद हमें डिजिटल सुरक्षा की शिक्षा को अपनी बुनियादी शिक्षा का ही एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। रहा है कि भाई अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ये भी बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।